नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष। अपन पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट, भारत का इतिहास 1707 से 1884 ईस्वी तक। उसमें अपन पढ़ेंगे आज अध्याय 9, सहायक संधि प्रथा। सहायक संधि प्रथा जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के विषय में इसमें अपन अध्ययन करेंगे। सहायक संधि प्रथा का जनक लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उसमें उसके पूर्व अधिकारियों की हस्तक्षेप की नीति के कारण कंपनी का प्रभाव क्षीण हो चुका था। यानी कि कंपनी जो है वो हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया एक्ट के लागू होने के बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स ने हस्तक्षेप की नीति के तहत किसी भी राज्य में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना और उस पर आक्रमण नहीं करने की नीति का पालन कर रहा था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था 1786 से 1793 ईस्वी तक। उसने भी इस नीति का पालन किया, किंतु मैसूर के शासक टीपू से उसे युद्ध करना पड़ा। फलस्वरूप उसने भी मैसूर राज्य के मालाबार, कुर्ग और 12 मील के क्षेत्र प्राप्त किए। उसके बाद सर जॉन सोरे आया था 1793 से 1798 से। उसने भी ऐसे हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, लेकिन उसने भी अपवाद स्वरूप 1795 में मराठा और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुए संघर्ष में निज़ाम ने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी थी, लेकिन सर जॉन सोरे ने हस्तक्षेप की नीति के कारण निज़ाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। अतः जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। उसमें भारत की प्रमुख शक्तियों में अपन देखते हैं मैसूर का शासक टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निज़ाम, मराठों के साथ तो अंग्रेज़ों ने युद्ध करने के लिए उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दक्षिणी भारत में मराठों को अंग्रेज़ों से सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार जो भारत की शक्तियाँ थी वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी। वेलेस्ली भारत में कंपनी राज्य का विस्तार तथा कंपनी को भारत की सर्वशक्ति बनाने का संकल्प लेकर भारत आया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय राज्यों पर कंपनी की आधिपत्य आवश्यकता, इसके लिए उसने सहायक संधि प्रथा को अपनाया था। लॉर्ड वेलेस्ली के आने से पूर्व भी भारत में सहायक संधि प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उसके कई चरण अलग अलग थे। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रथा थी उसकी शर्तें जो हैं फिक्स कर दी गई, और इन शर्तों के अधीन ही किसी भी राज्य को इस संधि करने के लिए इन शर्तों को मानना आवश्यक था। तो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसकी जो प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी उनके बारे में अपन देखते हैं। पहली शर्त आती है, जो भारतीय राज्य इस संधि को यानी सहायक संधि को स्वीकार करता है उसे कंपनी का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता था। यानी उस राज्य के विदेशिक मामलों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता, और इस संधि को स्वीकार करने पर कंपनी सरकार की अनुमति के बिना राज्य किसी भी अन्य शासक से युद्ध नहीं कर सकता था और न ही किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता कर सकता था। इस प्रकार संधि करने वाले राज्य की बाह्य स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा अपन देखते हैं, संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य में कंपनी की एक सेना रखनी पड़ती थी। उस सेना का समस्त व्यय उस राज्य को ही देना पड़ता था। यदि कोई राज्य सहायक सेना के व्यय के लिए धन नहीं दे सकता था तो उसे धनराशि के बराबर आय का अपना एक भूभाग कंपनी को सौंपना पड़ता था। तीसरी जो शर्त है,
संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी के एक राजनीतिक प्रतिनिधि को, जिसे रेजिडेंट अथवा पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, अपने राज्य में रखने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। यह अंग्रेज अपन देखते हैं कि यह अंग्रेज अधिकारी राज्य की राजधानी में अथवा उसके निकट ही रहता था और कंपनी और संबंधित राज्य के बीच कड़ी का काम करता था। वह राज्य की शासन व्यवस्था का पूरा ध्यान रखता था और इस प्रकार राज्य की आंतरिक स्थिति का उसे ज्ञान हो जाता था। और अपन देखते हैं तो यही जो पॉलिटिकल एजेंट था राज्य के आंतरिक मामलों में ही हस्तक्षेप करता था। जबकि चौथी शर्त ये कह रही कि कंपनी राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंट जो तीसरी शर्त में दिया गया यही हस्तक्षेप करता था। केवल कंपनी आश्वासन देती थी कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि उस राज्य में आंतरिक विद्रोह भी हो जाता है तो कंपनी उस विद्रोह को समाप्त करने का दायित्व स्वयं ग्रहण करती थी। पांचवी जो शर्त है, दोनों पक्ष घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने का वादा करते हैं तथा एक पक्ष के शत्रु या मित्र दूसरे पक्ष के भी मित्र या शत्रु होंगे। कंपनी और संबंधित राज्य के बीच यह संधि समानता के आधार पर होती थी। और ये देखते हैं कि संधि को स्वीकार करने पर राज्य अंग्रेज़ों के यानी कि जो रियासत होती थी वह अंग्रेज़ों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी में नहीं रख सकता था और न अपने राज्य में रहने की अनुमति दे सकता था। इस शर्त का मुख्य उद्देश्य देशी राज्यों में फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त करना था। अब अपन देखते हैं कि ये सहायक संधि प्रथा लोग भारतीय राज्यों ने अपनाई है। तो उस समय में उन्होंने यही सोचा है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने रक्षा करेगी एक दूसरे के आपसी झगड़ों को निपटाने में। परंतु अपन देखते हैं कि ये संधि उसी प्रकार है जैसे इसकी तुलना अपन एक मकड़ी के जाल से कर सकते हैं। जिस प्रकार मकड़ी के जाल में फंसने के बाद कोई भी कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो भारतीय राज्य सहायक संधि के जाल में एक बार फंसा वह कभी भी उससे बाहर नहीं निकल सका। जाल में बैठी हुई मकड़ी जैसे अपने जाल में फंसे शिकार को अपने सुविधा अनुसार कभी भी दबोच सकती हैं, उसी प्रकार कंपनी ने भी जब भी आवश्यक समझा भारतीय राज्यों पर अपना फंदा कड़ा कर दिया। और इस वेलेजली की सहायक संधि प्रथा अंग्रेज़ों के साम्राज्य विस्तार के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई थी। वेलेजली ने इस प्रथा अथवा नीति को बड़े कारगर ढंग से लागू किया। कंपनी को इससे केवल लाभ भी प्राप्त हुए और भारतीय राज्यों को भारी क्षति उठानी पड़ी। धन्यवाद छात्रों।